हाँ जी बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा न्यूसेंस। पेज नंबर 602 पे है ये कंसेप्ट डेफिनेशन के बाद। ये भी बेटा इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमें याद रखना पड़ेगा सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में। और कई बारी ना हमसे उल्टे हो जाते हैं वो डिफरेंस, मतलब मुझे भी कई बारी कंफ्यूजन हो जाती है दोनों डिफरेंसेस में, तो आपको मैं एक मेथडोलॉजी बताऊंगी इजी से, उससे इजीली याद हो जाएगा। यस। न्यूसेंस क्या मानते हैं हम? न्यूसेंस क्या होती है गुन्नूर? लेट अस सपोज बेटा अब आपका एग्जाम है पीयू का ना। यस हाउ मैम। मेनी डेज लेफ्ट? 10 डेज। तो आपको सुबह 6 o'clock की अभी क्लास लगानी पड़ती है, तो रात को आप जल्दी सोते हो क्या? अराउंड 10? मैम 9। 9 सो जाते हो, चलो। अब आप 9 बजे सोने के लिए तैयार हो, आपके घर के साथ कोई फंक्शन है, उन्होंने प्रॉपर लाउड स्पीकर लगाया हुआ है। तो 9 से आप 12 बजे तक देखते रहे कि ये कब बंद होगा, मेरी क्लास भी है, क्या करूं क्या नहीं। अब 12 बज के अभी तक उनका लाउड स्पीकर बंद नहीं हो रहा। फॉर यू वॉट इट इज? इट आपको इज। सोना है, एग्जाम है, 12 बज गए हैं, लाउड स्पीकर बंद नहीं हो रहा, आपके लिए वो चीज क्या है? इरिटेशन है। यस मैम। मानिक आपके लिए वो चीज क्या है? आपके घर के पास भी हो सकता है लाउड स्पीकर। न्यूसेंस। न्यूसेंस है, इरिटेशन है, न्यूसेंस है, बार बार, मतलब बार बार लाउड स्पीकर की धमक भी पड़ेगी, वाइब्रेशंस भी होगी, टक 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 चलता रहेगा। तो वो चीज क्या है? इरिटेशन। तो इसीलिए ही लाउड स्पीकर की कुछ गाइडलाइंस है, आई थिंक 11 बजे तक, पता नहीं 12 बजे तक, कि 11-12 बजे तक ही चलाओ, उसके बाद कोई ओल्ड एज लोग होंगे, कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्जाम होगा, उनको प्रॉब्लम होती है। राइट। यस मैम। सिमिलरली, मानिक का घर या जपेश का घर या गुन्नूर का घर, आप सब में से सबका एक घर रेसिडेंशियल एरिया में है। बिल्कुल। घर के बिल्कुल साथ किसी ने आटे की चक्की लगा ली, फ्लोर में लगा ली, अब वो सारा दिन चक 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 करती रहती है। तो अब आप जब भी पढ़ने बैठते हो, आपको लगता है मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। चक 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 चलती रहती है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपके साथ क्या हो रहा है? हाँ जी पानी, क्या हो रहा है इस केस में? पढ़ने बैठे साथ ही चक 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 चक। न्यूसेंस। जपेश, आर यू देयर बेटा? आ गए वापस? नहीं आया अभी। हाँ जी गुरनूर, आपके लिए वो इरिटेशन है? यस मैम। उसी इरिटेशन को बेटा हम न्यूसेंस बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल, गुरनूर आपके साथ वाले घर में एक अंकल रहते हैं। जब भी गार्बेज वाला नहीं आता, गार्बेज पिकर नहीं आ रहा, वो कूड़ा उठा के अपने घर का रोज आपके घर के बाहर फेंक देते हैं कि ये अपना डिस्पोज ऑफ करेंगे, मेरा भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो उन्होंने हैबिट ही बना ली है, रोज सुबह उठते हैं, उठा के सारा का सारा कूड़ा जो भी उनका गार्बेज है वो आपके घर के बाहर डंप कर देते हैं। तो आपके लिए चीज क्या है वो? न्यूसेंस मैम। इरिटेशन है, तो वो इरिटेशन को भी हम न्यूसेंस कहेंगे। सो दैट मीन्स जो न्यूसेंस है बेटा, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं। गार्बेज डंप करना, लाउड स्पीकर की वाइब्रेशन, प्लस लाउड स्पीकर की वाइब्रेशन, इसी तरह से जो भी चीज आपके कंफर्ट के साथ या आपकी पर्सनल लाइफ के साथ इंटरफेयर करती है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस। क्लियर है बेटा? यस मैम। राइट। तो कोई भी स्मेल, कोई भी फ्यूम, कोई भी हीट, कोई भी वाटर, कोई भी गैस, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इस तरह की चीजें जो आपके कंफर्ट के साथ इंटरफेयर करे और वो कॉन्टिन्यूसली टक 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 चलती रहे, वो चीज क्या है? न्यूसेंस। अच्छा मानिक, वो जो मैंने एग्जांपल दी थी गुरनूर को अभी, कि अंकल ने डंप किया कूड़ा इनके घर के बाहर, यस। वो अंकल रोज कर रहे हैं, पर अगर यस। वो सिर्फ एक ही दिन करते हैं और दोबारा नहीं आते, तो क्या वो चीज न्यूसेंस बनेगी? नो। नो। ओके। गुरनूर, क्लियर हुआ आपको इनका आंसर? यस मैम। न्यूसेंस के लिए जरूरी है वो चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही है, वो टक टक कॉन्टिन्यूसली हो रही है, वो लाउड स्पीकर कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, वो अंकल जो कूड़ा डंप कर रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं। जपेश, यस मैम। बेटा मैं टॉपिक करा रही हूँ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस इन द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट ऑफ अनदर। जब कोई इंसान हमारी राइट में अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है, वो किसी भी तरीके से कर सकता है। जैसे अब आपका पीयू का एग्जाम है, यू नीड कंसंट्रेटेड स्लीप ऑल्सो टू स्टडी। पूरी फोकस्ड स्लीप भी चाहिए आपकी। कंसंट्रेटेड वर्ड तो चलो ठीक नहीं होगा, साउंड स्लीप वर्ड बेटर रहेगा, साउंड स्लीप टू स्टडी। तो अब रात को जब आप 9 बजे या 10 बजे सोने की कोशिश करो, साथ वाले अंकल डीजे पार्टी लगा के रोज पार्टी करी जाए, आपको इरिटेशन होती है, धमक पड़ती है, वाइब्रेशन फॉल होती है, तो आपके लिए वो चीज भी क्या है? न्यूसेंस। राइट। यस मैम। यस मैम। सिमिलरली कोई आटे की चक्की अगर रेसिडेंशियल एरिया में लगा दे, तो वो फ्लोर मिल से जो वाइब्रेशन चक 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 की आवाज आएगी, तो वो भी चीज हमारी क्या बन जाएगी? न्यूसेंस। घर के पास किसी ने बहुत सारा कूड़ा डंप कर दिया जिसमें से फाउल स्मेल आई जा रही है, बार बार आ रही है, तो वो भी चीज क्या बन जाएगी? हमारी न्यूसेंस।
तो कोई भी चीज बेटा, कोई भी नॉइज, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी हीट, स्मोक, स्मेल, फ्यूम, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत बार 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 आई जा रही है, वो चीज क्या है? न्यूसेंस। कोई अपने बाहर रैम्प पे पानी देता है, रोज साथ वाली आंटी रैम्प पे पानी देती है, सारा का सारा पानी आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपके घर के बाहर रोज ही हमेशा जब आप स्कूल से आते हो, कॉलेज से आते हो, पानी डंप रहता है। तो वो भी चीज आपके लिए क्या रहेगी? न्यूसेंस। न्यूसेंस। तो न्यूसेंस का क्या मतलब है? न्यूसेंस एक कंपनसेशन की रेमेडी है, जो हमें सिविल लॉ में ऐसी चीजों के लिए दिया है। अब वो जो आंटी है जो रोज पानी डाल रही है, क्या उन्होंने कोई सिविल सिविल चीज की है? सिविल लॉ के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है? नहीं किया। कोई नहीं मैम। क्राइम किया है? नहीं। पर फिर भी वो आपको इरिटेट कर रही है उनके कंडक्ट, तो इसलिए जजेस ने इसके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो इस तरह के कंडक्ट को डील करता है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है न्यूसेंस में? नो मैम। नो बहुत मैम। बड़ी हमें डेफिनेशन नहीं डायरेक्ट आ जाती है न्यूसेंस की डेफिनेशन, तो विनफील्ड की एक डेफिनेशन है न्यूसेंस की। तो आप याद रखिएगा, ये बार बार पेपर में हमें बार बार पूछी जाती है। रीड मैम करेंगे आपकी ना मानिक। वॉइस का है कोई सारी बार बार, बाकियों की नहीं हो रही है, आपकी हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है? बाकियों को भी हो रही है या हाँ। सिर्फ जपेश को हो रही है? मानिक गुरनूर, यस मैम। आपको भी वॉइस क्रैक आ रही है मेरी? नो मैम। मानिक आपको मैम। क्लियर है या क्रैक्ड है? क्लियर है। जपेश मैम मैं फिर दोबारा एक बार ज्वाइन कर रीचेक लो बेटा, करता हूँ। ज्वाइन कर यस लो मैम। दोबारा। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मैं भेज दूंगी, वैसे कराया भी यही है। हाँ जी गुरनूर बेटा, रीड, मानिक आप रीड कर रहे थे बेटा, रीड करिए न्यूसेंस। बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस बहुत होती है जब रीड करता हूँ। अच्छा, गुरनूर आप करो बेटा, 602 पेज, न्यूसेंस। Nuisance is the tort means an unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. Winfield acts interfering with the comfort, health, or safety are the examples of it. The interference may be made in different ways. Example: noise, vibration, heat, smoke, smell, fumes, water, gas, electricity, excavations, or, एक्सकवेशंस, or खुदाई कर रही है आपके घर disturbing के पास, germs. खुदाई चल रही है, तो आपको डिस्टरबेंस आएगी, यस आएगी। और No. डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, किसी ने पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है, वहां पे मच्छर सारा दिन रहते हैं, और आपके एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मलेरिया फैल रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी ना। तब करते हैं ना घर घर जाके वो सारे चेक करते हैं, किसी ने वाटर तो नहीं स्टोर करके रखा, डर्टी वाटर, कूलर्स में एक्स्ट्रा वाटर तो नहीं स्टोर, इस तरह की चेकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के एरिया में मच्छर की प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम फैलती है। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, तो इस बेटा ma'am. बस रीड किया है, इसमें विनफील्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। विनफील्ड के अंदर उन्होंने क्या कहा है? न्यूसेंस एज अ टॉर्ट मींस एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस, जब आप कर रहे हो किस चीज से? पर्सन की यूज या इंजॉयमेंट ऑफ लैंड या सम राइट इन कनेक्शन विद इट। इतनी सी डेफिनेशन है, बार बार पेपर में रिपीट होती दिखेगी आपको, तो आप याद रखिएगा। कोई भी एक्ट जो इंटरफेयर करते हैं विद द कंफर्ट, सेफ्टी, हेल्थ ऑफ अनदर, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस। कई बार हमें देखने को आता है बेटा, न्यूसेंस और ट्रेसपास ना ओवरलैप कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लूंगी, आपको भी लगेगा कि इसमें न्यूसेंस और ट्रेसपास ओवरलैप कर रहा है। लेट अस सपोज जपेश और मानी के घर बिल्कुल साथ साथ है। जपेश और मानी के घर की जो वॉल है ना, सेंटर वॉल, वो कॉमन वॉल है, अलग अलग दीवारें नहीं उठाएंगे, कॉमन वॉल है। क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, ma'am. तो जपेश को प्लांट्स का बहुत शौक है। जपेश ने अपनी तरफ से एक अच्छा सा फ्लावर पॉट, नेचुरल फ्लावर, बिल्कुल उस कॉमन वॉल के बीच में रखा, ताकि कोई भी आए उसको ब्यूटीफुल लगे वो चीज। और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, और वो सारा टाइम भरा ही रहता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो वॉल कैसी है? कॉमन वॉल। और जपेश ने लगा दिया वहां पे प्लांट। अब वो प्लांट है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी ब्रांचेस नीचे तक चलेगी, नीचे तक जाके वो कहाँ चलेगी? मानिक के घर के अंदर। वो ब्रांचेस जो मानिक के अंदर जाना है, उसको हम क्या बोलेंगे? Trespass. ट्रेसपास, राइट। मानिक के घर वो ब्रांचेस का जाना हमारे लिए क्या है? ट्रेसपास। अब जब भी मानिक बाहर निकलता है, मानिक को बड़ी इरिटेशन होती है। मानिक कहता है, एक तो सारा दिन पढ़ना पड़ता है, ऊपर से इसने ये जो फूल लगवाए हैं, ये सारा दिन झड़ते रहते हैं, सारा टाइम सफाई करनी पड़ती है, मम्मा डांटते रहते हैं कि कोई भी आता है गंदा लगता है, सफाई करनी पड़ती है, मुझे दिन में 4 बार यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ता है। सो मानिक के लिए वो चीज क्या है? यस मानिक, क्या है आपके लिए वो चीज? Nuisance. Nuisance. न्यूसेंस। समझ आ गया बेटा ये पॉइंट? मानिक समझ आया बेटा? Yes, ma'am.
समटाइम्स ट्रेसपास एंड न्यूसेंस ओवरलैप। तो यहाँ पे अब दो तरह की चीजें बन गई हैं। नंबर वन, वो चीज न्यूसेंस बनी क्योंकि मानी को उससे इरिटेशन हो रही है। नंबर टू, वो चीज ट्रेसपास है क्योंकि वो आपके घर से दूसरे के घर में ट्रेसपास हो गई है। क्लियर हो गया बेटा? Yes, यस ma'am. मैम। सो डिफरेंस भी आपको पता लग गया ट्रेसपास एंड न्यूसेंस का। रीड कीजिए बेटा। गुरनूर रीड कर रही थी, जपेश रीड करो बेटा। न्यूसेंस शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ट्रेसपास। एक सेकेंड पैराग्राफ। हाँ जी। ये मैम कहाँ पे गया न्यूसेंस भी। मैम मैंने नोट्स खोले हैं, आप कौन सा सिक्स सुन जीरो रहे हो? टू सिक्स वी आर रीडिंग अच्छा। फ्रॉम बुक। मैंने पेज वो नंबर बुक सिक्स वाले जीरो टू। नोटबुक वाले नोट्स खोले हैं। हाँ कोई एक बात मिनट नहीं, वो कम टू खोल। दिस। 602, चैप्टर 9, 602, सेकेंड पैराग्राफ। एक मिनट मैम, बस आ गया। 602 है मैम। हाँ बेटा 602 है। हाँ जी। सेकेंड ये पैराग्राफ। nuisance should be distinguished from trespass, which is also a wrong against the possession of property. It interferes direct. The wrong is trespass, but if it is consequential, it amounts to nuisance. Planting a tree on another's land is trespass, but when a person plants a tree over his own land, but the roots or branches project into or over the land of another person, that is nuisance. Moreover, if the object is not material or tangible, example, vibrations, noise, smell, electricity, or smoke, the interference amounts to nuisance. In trespass, there is interference with possession of land, whereas in nuisance, there is interference with the use or enjoyment of land. Apart from this, trespass is actionable per se, whereas in nuisance, special damage has got to be proved. Nuisance is of बस two बेटा kinds. समझ आ गया आपको? समझ आ गया न्यूसेंस और ट्रेसपास का डिफरेंस? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. हाँ तो कई बार वो ओवरलैपिंग भी हो जाते हैं, कई बार हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। बट बेसिकली ये चीज क्या है, ट्रेसपास और न्यूसेंस का डिफरेंस है इसमें कि कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज आपके घर के पीछे रोड जा रही है। रोड पे पेड़ लगे हुए हैं साइड पे कॉर्नर्स में। वो जो पेड़ हैं उसकी काफी ब्रांचेस आपके घर में ही आ रही हैं, तो वो चीज आपके लिए क्या होगी? Nuisance. न्यूसेंस भी हो सकती है, ट्रेसपास भी हो सकती है। दोनों चीजें क्या है, ओवरलैपिंग है इसमें। तो आपके ऊपर है, आप अगर उस एंगल से देखोगे तो ट्रेसपास है, अगर आपको उसको देख के इरिटेशन हो रही है तो वो चीज आपके लिए न्यूसेंस भी हो सकती है। क्लियर? Yes, ma'am. पर न्यूसेंस में वो बेटर एग्जांपल रहेगी कि अगर वो पेड़ जो है उसके पत्ते हैं बार बार मिनट में नीचे गिर रहे हैं और आपको सफाई करनी पड़ रही है, तो वो न्यूसेंस ज्यादा बन जाएगा। वैसे पेड़ को देख के तो किसी को इतनी न्यूसेंस वाली फीलिंग आती नहीं है। Yes, ma'am. राइट? या आप ये कह सकते हो मेरे घर का डिजाइन सारा खराब हो गया, बाहर रोड पे किसी को मैंने इतना अच्छा डिजाइन बनाया था वो दिख नहीं रहा, तो मुझे इस चीज से इरिटेशन हो रही है, तब वो चीज न्यूसेंस में जाएगी। Yes, ma'am. राइट। बट अब हम बात कर रहे हैं दो तरह की न्यूसेंस, वन इज पब्लिक न्यूसेंस, अदर इज प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जो है हमारी, पब्लिक न्यूसेंस वर्ड से ही पता लग रहेगा कि पब्लिक न्यूसेंस इज समथिंग विच इज रिलेटेड एंड कम अंडर योर बीएनएस। बीएनएस का पार्ट है। और जो हमारा प्राइवेट न्यूसेंस है बेटा, वो हमारा किसके अंदर आएगा? दिस टॉट्स के अंदर। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बीएनएस की बात करें तो वहां पे भी न्यूसेंस हमारा एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर हम टॉट्स की बात करें तो टॉट्स के अंदर जो हमारा प्राइवेट न्यूसेंस है वो एक सिविल रॉन्ग है। एग्जाम्पल लेंगे। मानिक ने अपने घर के बाहर जो सड़क जा रही थी उसके ऊपर एक गड्ढा बना दिया। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. मानिक गड्ढा Yes, बना ma'am. दिया आपने। ट्रेंच बना दिया। अब वो Yes. ट्रेंच के कारण जो गाड़ियां सीधी जा रही थी उनको स्लो स्लो होके निकलना पड़ता है वहां पे। और मानी को बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हॉर्न करती थी, पी पी करती थी। अब आराम से निकलो, नहीं तो अब आवाज आएगी। अब मैं आराम से पढ़ पाता हूँ, नहीं तो सारे दिन इनके हॉर्न की आवाज सुननी पड़ती थी। ये जो मानिक ने गड्ढा बनाया है, डू यू थिंक दिस इज अ न्यूसेंस फॉर अदर कार्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. गड्ढा कहाँ पे बनाया मानिक ने? Road. रोड पे। रोड मैम क्या लेकिन है? ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं हो सकती, प्राइवेट तो है रोड नहीं। नहीं, रोड कहाँ पे है? जमीन पे। पब्लिक ही प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। रोड इज अ अच्छा। पब्लिक प्लेस। रोड घर के बाहर है पर है क्या है, पब्लिक प्लेस। अब मानिक ने ये जो गड्ढा बनाया है कहाँ पे बनाया है? पब्लिक रोड पे। तो ये जो न्यूसेंस है हमारी कहाँ जाएगी? पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक क्लियर है बेटा? न्यूसेंस। Yes, ma'am. अगर वो ही मानिक ने गड्ढा अपने घर में बना दिया। मैम घर से कौन सी गाड़ी निकलेगी? अब घर पे जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है मानिक की मम्मा को हो रहा है, ब्रदर को हो रहा है, सिस्टर को हो रहा है।
ठीक है, अब ये उनको मैंने थोड़ा सा बोला दूसरी न्यूसेंस, कॉमन या न्यूसेंस। मानी के गार्डन है, मानी का अपना कोई पर्सनल गार्डन है जहाँ पे रोड रोड बनी हुई है, वहां पे गड्ढा बना दिया, तो अब ये क्या पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा? No, ma'am. कॉमन न्यूसेंस। सो प्राइवेट। पब चलो प्राइवेट में भी नहीं आएगा, ये उसका अपना राइट है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। पब्लिक के अंदर हमें याद रखना है मेनली बेटा, पब्लिक न्यूसेंस के अंदर हमें क्या याद रखना है कि पब्लिक न्यूसेंस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द रोड्स। पब्लिक न्यूसेंस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द दोज राइट्स विच आर इनहेरिटेड बाय एवरीवन इन पब्लिक। कॉलोनी के अंदर अगर एक कॉमन गार्डन है, कॉलोनी के अंदर कॉमन गार्डन है, रोज शाम को सारे लोग वहां पे वॉक करने जाते हैं, मानिक वहां पे बैठते हैं और वो कहते हैं सारा दिन तो मैम पढ़ाती रहती हैं, अब मैं गाने सुनूंगा। तो मानिक हेडफोन्स कैरी नहीं करते, अपने मोबाइल के साथ में स्पीकर भी ले जाते हैं और वहां पे बैठ के गाने सुन रहे होते हैं मजे से। यस अब मैम। अब क्या ये चीज पब्लिक न्यूसेंस है गुरनूर? Yes, ma'am. पब्लिक न्यूसेंस है, यस। अच्छा, अगर मानिक स्पीकर पे गाने अपने घर के अंदर सुन रहे हैं, देन वो चीज क्या कॉमन पब्लिक न्यूसेंस न्यूसेंस। है जुपेश? मैम वो पब्लिक नहीं, कॉमन न्यूसेंस होगी घर के अंदर, तो वो घर वाले तो घर डिस्टर्ब हो वाले रहे देखें होंगे। क्या करना है, बच्चे तो ऊंची ऊंची गाने सुनेंगे हाँ, ही। हाँ जी हाँ। मानिक, व्हाट इज योर आंसर बेटा? अगर उससे कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो वो तो न्यूसेंस। मम्मी पापा सू करेंगे? नहीं नो। मैम, उन्होंने सीधे चिकड़ मारनी खत्म करनी। ओके। वो अब मेरी मानिक और जुपेश का घर बिल्कुल साथ साथ है। मानिक खुद पढ़ लेते हैं सुबह सुबह, जपेश जब शाम को पढ़ना शुरू होते हैं, मानिक उसी टाइम पे मानिक को पता लग जाता है ये शाम को पढ़ता है, इसने कहा था। मानिक उस टाइम लाउड सा म्यूजिक लगा देते हैं ताकि इसका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो और ये पढ़ ना सके। और वो जो म्यूजिक है इतना लाउड होता है कि जपेश के घर भी उसकी प्रॉपर वाइब्रेशन, प्रॉपर म्यूजिक चल रहा है। अब क्या ये न्यूसेंस है? Yes, यस ma'am. मैम। जपेश है? यस, ओके। यस मानिक है बेटा? मैम। अब ये न्यूसेंस कैसी न्यूसेंस है, ये जपेश के लिए न्यूसेंस है ना? Yes. है ना? ये पब्लिक के लिए तो न्यूसेंस नहीं है। नो मैम। पब्लिक के लिए न्यूसेंस कब थी ये चीज? जब मैम मैं किसी गार्डन में या पब्लिक प्लेस पे जाके बजाता तो। राइट, और जो हमने मम्मा पापा वाली एग्जाम्पल ली वो आपका इंटायरली पर्सनल मैटर है, उसको हम प्राइवेट न्यूसेंस में भी नहीं डालेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस अभी तक मैम। उसमें इस तरह का कोई केस लॉ नहीं आया। राइट, ये क्लियर हो गया आपको? तीनों कंसेप्ट समझ आ गए हमारे? Yes, जो ma'am. गार्डन यस में जाके मैम। म्यूजिक बजाया उन्होंने, वो चीज किस में आएगी? पब्लिक न्यूसेंस। जो जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं लेती हूँ डाउट। जो इन्होंने घर के साथ में इतना लाउड म्यूजिक बनाया था जिससे नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे थे, वो चीज क्या आई? हमारी प्राइवेट न्यूसेंस। जो बिल्कुल ही घर के अंदर म्यूजिक बजाया जिससे सिर्फ घर वाले दुखी हो रहे हैं, वो बिल्कुल ही आपका एंटायरली पर्सनल मैटर है। हाँ जी मानिक, आपका क्वेश्चन बेटा। जो रोड वाली एग्जांपल ली थी, अगर उसमें किसी को स्पेसिफिकली डैमेज हो रहा है। वो लेना है मैंने भी टॉपिक। ओके। ये क्लियर हो गया बेटा? इतने पॉइंट समझ आ गए? यस। Yes, ma'am. अब आ गया बेटा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट डील करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट न्यूसेंस इन टॉर्ट्स लॉ एंड पब्लिक न्यूसेंस इन क्रिमिनल लॉ। इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है टॉर्ट लॉ में और बीएनएस के अंदर? इसमें बेटा ये डिफरेंस है, लेट अस सपोज मानिक ने जो रोड पे गड्ढा बनाया था, मानिक ने क्या बनाया? रोड से गड्ढा बनाया। जपेश ने अपनी कार निकाली, साइड से निकाल ली। गुरनूर आई, गुरनूर ने भी अपनी कार साइड से निकाल ली। मैं आई, मेरी कार का जो टायर था वो इस गड्ढे में फंस गया जिसके कारण मेरी कार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। या और कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई इंसान पैदल चल रहा था, उसका पैर उस गड्ढे में फंस गया जिसके कारण उसको काफी चोट वगैरह आ गई। अब इस केस में जो कंपनसेशन है, क्या हमें वो मालिक से लेनी चाहिए या नहीं? कि आपकी वजह से मेरी कार का नुकसान हुआ, आपकी वजह से चोटें आई। मैम मानिक ने मेरे कौन सा को थप्पड़ थप्पड़ तो मारे हैं? लेनी सीधा चाहिए। हर्ट तो नहीं किया? नहीं, थप्पड़ थप्पड़ तो नहीं मारी। मानिक ने तो गड्ढा ही बनाया था, गड्ढे में पैर फंस के किसी को चोटें लगी, मानिक की कोई इंटेंशन भी नहीं थी कि वो पर्टिकुलर अंकल ही फंसे। मैम लेकिन Yes. अब टॉर्ट के लॉस में हम इंजीरियर देखते ही नहीं है, तो फिर उसकी इंटेंशन की हमें कुछ हाँ, हम परवाह नहीं है। देखेंगे ही नहीं। अब इसमें बताइए, वो जो अंकल है जिनके चोटें लगी है, जो मेरी कार की टायर फट गया या टायर को नुकसान हो गया, उसके लिए मानिक रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? मैम है, क्योंकि गड्ढा तो उसने खोदा। अब मानिक को मुझे क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। कंपनसेशन या डैमेजेस देने पड़ेंगे बेटा। अब ये जो कंपनसेशन और डैमेजेस हैं वो हमें टॉर्ट लॉ के अंदर मिलेंगे। राइट? क्लियर रहेगा ये पॉइंट?
Yes, ma'am. तो अगर किसी ने गड्ढा खोदा, गड्ढे खोदने से क्या कारण किसी को स्पेशल डैमेज होता है, अब ये जो स्पेशल डैमेज है उसकी जो कंपनसेशन है वो हमें कहाँ मिलेगी? टॉर्ट्स लॉ के अंदर मिलेगी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट में? No, ma'am. मानिक क्लियर है No, बेटा आपको? ma'am. मानिक? यस ओके ओके ओके। और रीड करेंगे बेटा इसमें। नेक्स्ट पेज पे रीड कीजिए, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस, पेज नंबर 603। जपेश बेटा, जपेश रीड कीजिए बेटा, पेज नंबर 603। न्यूसेंसेस ऑफ टू काइंड्स। Nuisance is yeah. Nuisance is of two kinds: public or common nuisance and private nuisance. Public nuisance is a crime, whereas private nuisance is a civil wrong. Public nuisance is interference with the rights of public in general and is punishable as an offense. Obstructing a public way by digging a trench or constructing structures on it are example of public nuisance. Although the obstruction may क्लियर हो cause गया बेटा? ये inconvenience जब to इस many थोड़ा आराम persons. से बेटा, समझ में आया? वो नोट आप करो। क्लियर हो गया? जब हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं पब्लिक वे को, या हम वहां पे गड्ढा खोद रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक न्यूसेंस। राइट, आगे चलिए। गुड नोट ऑल दो। एक मिनट मैम ढूंढ लो। शुरू से पढ़ लो। पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम। Public nuisance is a crime, whereas private nuisance is a civil wrong. Public nuisance is interference with the rights of public in general and is punishable as an offense. Obstructing a public way by digging a trench or constructing structures on it are examples of public nuisance. Although the obstruction may cause inconvenience to many persons, there cannot be hundreds of civil actions for the same wrong. In some certain cases, when any person suffers some special or particular damage different from what is inflicted on public as a whole, right of civil action is available to the person so injured. What is otherwise a public nuisance becomes a private nuisance so far as the person suffering special damage is concerned. For example, digging a trench on a public highway may cause inconvenience to public at large. No member of the public who is thus obstructed or has to take a diversion along with others can sue under civil law, but if any one of them suffers more damage than suffered by the public at large, example is severely injured by falling into the trench, he can sue in tort in order to sustain a civil action in respect of a public nuisance. Proof of special and particular damage is essential. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं अब इसमें? No, No, ma'am. ma'am. हाँ जी मानिक बेटा, आपको भी क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? मानिक क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम ओके, अब हम आ गया एसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस। एसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस का सबसे पहला एसेंशियल क्या है? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। कि मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं अपने घर में बिल्कुल कंफर्ट से रहूं, आराम से अपना सारा कुछ करूं। अगर कोई इंसान घर के बाहर गार्बेज फेंक के चले जाए जिससे बहुत स्टिंकी सी स्मेल आ रही है बार बार, या कोई इंसान म्यूजिक लगा दे लाउड जिससे बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आ रही हैं घर में, या फ्लोर में लगी चकाचक आवाज आ रही है, या किसी भी तरीके से कोई मेरी इरिटेशन कॉज कर रहा है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, और वो कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है चली जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। रीड कर लीजिए जपेश, मैम एक अनरीजनेबल डाउट है मेरे इंटरफेरेंस। पास। हाँ जी। मैम जैसे फॉर एग्जांपल बाहर जैसे रोड बन रही होती है, तो रोड बनने में जैसे आवाजें बहुत आती है और कॉन्टिन्यूस आती हैं, तो हाँ उससे बेटा, इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, न्यूसेंस? उसको हम इंटरफेरेंस नहीं मानेंगे। जब हम इसके डिफेंसेस पढ़ते हैं ना, उसके अंदर एक डिफेंस होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब है जहां पे लॉफुल है रोड बनाना या कोई रेलवे लाइन ले डाउन करना, तो वहां पे तो आवाजें आएंगी ना ठक ठुक की। तो वो तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जरूरी है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी है सड़कें बनाना, जरूरी है रेलवे लाइन निकालना, या कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उस चीज के वो आप न्यूसेंस नहीं कह सकते हैं। अगर आपने लेटर सपोज आपने नया घर लेना था, अब आपने रेसिडेंशियल एरिया में नहीं लिया, आपने कुछ ऐसे आउट एरिया में ले लिया है जहां पे आसपास इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, अब आप वहां पे जाके रहना शुरू हो जाओ और आप कहो कि भाई न्यूसेंस है, ये सारी फैक्ट्री को हट जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट? यस मैम। राइट। हाँ जी, पढ़ लीजिए बेटा। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, जपेश रीड कर लीजिए।
Yes, ma'am. Interference may cause damage to the plaintiff's property or may cause personal discomfort to the plaintiff in the enjoyment of the property. Every interference is not a nuisance. Every person must put up with some noise, some vibration, some smell or inconvenience, etc., so that other members of the society can enjoy their own rights. A person having a house by the roadside must put up with such inconvenience which is incidental to the traffic on the road, so as long हाँ, as अब the अपने घर ही interference is बना not लिया, सड़क चल unreasonable. रही थी उसके साथ ही घर ले लिया। अब घर ले लिया, आपने ले लिया, तो आपको पता ही है सड़क की फिर सारा दिन ठक 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 की आवाजें आएंगी। रोड चल रही है तो वाइब्रेशंस भी रहेंगी। मेन रोड पे घर लोगे तो नुकसान होगा। तो आप उस चीज को न्यूसेंस नहीं कह सकते। यू शुड बी कॉशियस ऑल्सो। आपको भी घर लेते वक्त कॉशियस होना चाहिए था। हमारे ना यहाँ पे एक लोकेलिटी है मोती बाग। मानी को पता होगा। मानिक, आपको पता है एरिया मोती बाग? मानिक, ओके, ऑडिबल नहीं है। यस। एक ना एरिया है बेटा, बिल्कुल ही कपूरथला के है, एक मोतीबाग कॉलोनी है। वो ना बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ है घर। जब भी ट्रेन जाती है ना, वो सारे घरों में वाइब्रेशंस आती हैं। तो उनको ऐसे लगता है जैसे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आके। अब जिन लोगों ने ट्रेन वाले एरिया के साथ, जहां पे भी रेलवे क्रॉसिंग निकल रही है, उसके साथ घर लिया है, तो उनको धमक तो आनी है। तो उसको तो वो न्यूसेंस नहीं कह सकते। तो लॉ भी कह रहा है कि इस चीज को आप न्यूसेंस नहीं कंसिडर करेंगे। स्टैट्यूटरी डिफेंस मिल रहा है वहां पे। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, गुरनूर ma'am. क्लियर है बेटा? मानी क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा अनरीजनेबल इंटरफेरेंस का फर्दर। और रीड कीजिए जपेश। पर्सन। Running a floor mill in a residential area has been held to be nuisance. Radheshyam versus Gur Prasad. हाँ, अब Similarly, when रेसिडेंशियल एरिया में अगर किसी ने फ्लोर में लगा ली तो वो न्यूसेंस है। पर अगर आप ही बिजनेस एरिया में जाके रहना शुरू हो जाओ, जहां पे कमर्शियल एरिया है, जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, वहां पे जाके आप घर ले लो और फिर आप करो ये चक 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 करते रहते हैं सारा दिन, तो इट इज नॉट अलाउड। क्लियर? तो यू शुड बी प्रूडेंट अनफ। आगे चलिए। Similarly, when the starting of a brick kiln at a certain place is likely to spoil the quality of cotton in the ginning factory, and in the windy season, sparks from the brick kiln are likely to cause fire in the cotton go down in the factory, that is a valid ground for injunction against the starting of the brick kiln there. अब फैक्ट्री वाले एरिया में, कॉटन वाली फैक्ट्री के पास वो ईंटों का भट्टा तो नहीं लगा सकते ना, ब्रिक किल नहीं लगा सकते। वो तो बिल्कुल ही गर्म ही रहता है, कॉटन एकदम छुई मुसी है। तो इस तरह की चीजों में अगर आप वहां पे कोई परमिशन लेके आ जाओ कि ये सारा कॉटन मार्केट है, यहाँ पे आप ब्रिक किल लगाने लगे, तो उसके ऊपर आपको इंजंक्शन भी मिल सकती है। The क्लियर है बेटा? injunction would be issued even though the local authority has given a license for starting of the brick kiln. हाँ, S. क्योंकि Chettiar अगर वो इस versus तरह का आपका वो लग जाएगा, ब्रिक किल लगेगा, तो आसपास की सारी फैक्ट्रीज को नुकसान होने वाला है। तो वो जो yes. परमिशन है वो कैंसिल अब भी हो सकती है। क्लियर? सिमिलरली Hmm. बेटा ये वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी ने मूवी बनाई जिसका नाम था जय संतोषी माँ। अब जय संतोषी माँ में जो करेक्टर्स दिखाए हैं भगवान के, ये माता रानी सरस्वती, कौन सी है, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। इनका जो करेक्टर दिखाया है वो ऐसा दिखाया है कि एक दूसरे से सिस्टर्स हैं, लड़ रही हैं, जेलस करती हैं। तो किसी ने मूवी देखी, उसने कहा कि भाई मैं तो माता रानी को पूजता हूँ, मैं सरस्वती माता को भी पूजता हूँ, पार्वती को भी पूजता हूँ। तो जो आपने करेक्टर दिखाया है, इससे तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा उनकी पूजा करने को। इट इफेक्ट्स माई रिलीजियस फीलिंग्स। तो आप इस मूवी को, न्यूसेंस है, दिस मूवी इज अ न्यूसेंस, इसको कैंसल आउट कर देना चाहिए। तो मैटर वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा यहाँ पे भी एक फिल्म बोर्ड है जो हर किसी को सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेशन देता है और चेक करता है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो ठीक है या नहीं। तो अगर उस बोर्ड ने फिल्म सर्टिफिकेशन दे दिया है, प्लस ये जो करेक्टर उसमें दिखाया गया है इट इज अ फिक्शियस करेक्टर, आप इस बेसिस पे मूवी को न्यूसेंस नहीं कह सकते। इट इज जस्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले। अगर आप कोई चीज दे रहे हो, दैट इज अ फेयर कमेंट, दैट इज नॉट अ न्यूसेंस। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, गुन्नू रीड कर लो बेटा ये मूवी। But in Ushaben versus Bhagya Lakshmi Chitra Mandir, it has been held that exhibition of the film Jai Santoshima is not nuisance merely because the plaintiff alleges that his religious feelings are hurt as goddesses Saraswati, Lakshmi, and Parvati are depicted as jealous and ridiculed.
He is free not to see the movie again. हाँ, तो कोर्ट कहता है आप मत देखो अपने बच्चे को मत दिखाओ, पर इस बेसिस पे हम मूवी का सेंस सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं करेंगे। आपने कभी देखा जितने भी रिलीजियस मूवीज वगैरह हैं, इंद्र भगवान का करेक्टर ऐसे दिखाते हैं कि इंद्र देवता है एक, और वो सबसे ज्यादा जेलस हैं, वो सबसे ज्यादा बैड वर्क कर रहे हैं, पर उनको फिर अपनी भी वो देवता है। फिर भी वो उनको अपनी देवता है, वो चुनौती पड़ी राक्षस नहीं रहती है। है। हाँ, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे दिखाते हैं, तो इस बेसिस पे आप उसको कैंसिल आउट नहीं करवा सकते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. पानिक समझ आ रहा है बेटा या अभी नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, अगर पीछे डिस्टरबेंस है तो आप हैंड से रिस्पॉन्ड कर दिया कीजिए, ओके। नीचे से कोई भेज दिया कीजिए यस नो के आंसर्स। आगे चलिए। Rola. Did you found it? यस, आगे पढ़िए। जपेश नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिए। जो टेस्ट देखना है बेटा, हमने रीजनेबल मैन का टेस्ट देखना है। लेट अस सपोज मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है। अब मुझे एलर्जी है तो मैं कह दूं कि साथ वाले आंटी अपना घर नहीं बना सकते, या साथ वाले जो नेबर्स हैं वो अपना घर नहीं बना सकते, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। जो टेस्ट देखना है यहाँ पे रीजनेबल पर्सन का देखना है, कोई ओवर सेंसिटिव पर्सन जिसको एलर्जी वगैरह है उसका टेस्ट नहीं देखना। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कर लीजिए बेटा। गुरनूर, व्हाट इज अदरवाइज रीजनेबल? What is otherwise reasonable does not become unreasonable and actionable when the damage caused is solely due to the sensitiveness of the plaintiff. If a certain kind of traffic is no nuisance for a healthy man, it will not entitle a sick man to bring an action if he suffers thereby, even though the damage is substantial. Similarly, a person cannot increase the liability of his neighbors by carrying on an exceptional delicate trade. हम्म, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, 604 पे देखो कितना इंटरेस्टिंग है। कोई म्यूजिक टीचर था, वो अपने स्टूडेंट को म्यूजिक लेसन्स देता था। अब ये एक्चुअली बेटा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फ्लैट सिस्टम में। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, वो लोग लड़ते रहते हैं कहीं तो, क्योंकि फ्लैट्स में वॉइस वगैरह बहुत आसपास जाती है, कोई स्पेस उतनी कम होती है। तो एक म्यूजिक टीचर था बेटा, वो बहुत ज्यादा लेसन्स वगैरह देता था, सारा दिन उसकी क्लासेस चलती रहती थी उसके घर पे। तो उसका नेबर को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया कि क्या है, सारा दिन इसकी म्यूजिक क्लासेस चलती रहती, मैं भी इसको इरिटेट करता हूँ ताकि इसके बच्चे भाग जाए। उसने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेस बीट करनी शुरू कर दी, ठा ठा ठा, ये लो मेरा म्यूजिक। उसने हैमरिंग करनी शुरू कर दी, नेल्स लगाने शुरू कर दिया वॉल्स वगैरह पे, ताकि इसके भी स्टूडेंट्स भाग जाएं। देन दिस म्यूजिक टीचर ही वेंट टू द कोर्ट, वो कहता मुझे इंजंक्शन दो इसके खिलाफ, कि क्या है ये मेरा ऐसे, मतलब ठीक है इसको न्यूसेंस हो रही है, मैं वॉइस कम कर देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, पर ऐसे थोड़ा ना कि ये जोर जोर से दरवाजे पीटना शुरू कर दे और ये हैमरिंग करना शुरू कर दे, विस्टलिंग करना शुरू कर दे, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो कोर्ट ने उसको इंजंक्शन ग्रांट कर दी थी। क्लियर है बेटा? पढ़ लीजिए, ये वाला केस फनी है, पढ़ लीजिए। क्रिस्टी वर्सेस डेवी, जो पेज रीड कर लो, 604 पेज पे। In मार्क Christie किया हुआ versus Davy, the defendant being irritated by considerable amount of music lessons by the plaintiff, a music teacher living in the adjoining house maliciously caused discomfort to the plaintiff by hammering against the partly wall, beating of trays, whistling and shaking. The court granted an injunction against the defendant. क्लियर है बेटा? बस बहुत है इसमें से अब आइए हम डिफेंसेस के ऊपर। नेक्स्ट पेज 605 पेज पे दिया हुआ डिफेंसेस। फर्स्ट डिफेंस है इसका प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? कोई चीज को इजमेंट्री राइट एस्टैब्लिश हो गया, मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है, अब आप उसको न्यूसेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जपेश एक विलेज में रहते हैं, जो वहां के विलेज के जो सबसे हेड लोग हैं वो उसके इंसेस्टर्स ही थे। किसी टाइम में उस विलेज के अंदर वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो जपेश के एंसेस्टर्स ने अपनी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर वेल लगा दिया, जहां पे सारा का सारा विलेज आके पानी पीता था। क्लियर? फैक्ट्स क्लियर और शैल आई रिपीट इट? Yes, yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. क्लियर है फैक्ट्स बेटा? ओके। यस मैम। यस, तो जपेश के किसी एंसेस्टर्स ने अपनी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी में वहां पे वेल बना दिया, पूरा का पूरे विलेज में आके, पूरा का पूरा विलेज आके वहां से उस कुएं में से पानी लेता है। अब जपेश तो आगे आगे की जनरेशन है, थर्ड फोर्थ जनरेशन है, तो जपेश बड़ा इरिटेट होता है। क्या है, सारे दिन मेला लगा रहता है, अब तो गांव का दूसरा वेल भी है, अब तो पानी की इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये जो इन्होंने वेल बनाई है, जो सब लोगों के लिए बनाई है, लोगों को तो आदत ही पड़ गई है बार बार हमारी वेल में से पानी लेने की। तो जपेश दरवाजा बंद कर देते हैं अब, कि अब नहीं आओगे, जाओ अपना इंतजाम आप करो। और 20 साल हो गए उस वेल को लगे हुए हैं, तो क्या जपेश उसका दरवाजा बंद कर सकते हैं? क्या जपेश कह सकते हैं इन लोगों का बार बार आना मेरे लिए न्यूसेंस है? मैम मेरे को लगता तो नहीं। नहीं कह सकते आपके हिसाब से। गुनूर, आपके हिसाब से बेटा?
No, ma'am. जब मानिक आपके हिसाब से बेटा? नो मैम, नहीं कह अच्छा, सकते। अब मान लो वो जो वेल बनाई थी वो जपेश के फादर ने बनाई थी 5 साल पहले। हाँ जी मैम। अब जपेश इरिटेट हो गए, जपेश है जस्ट कम ऑफ एज, 18 ईयर्स के हो गए, अब उनको ये चीज इरिटेशन लग रही है। अब ही इज क्लोजिंग द डोर, ही सेइंग द विलेजर्स जाओ यहाँ से। अब क्या जपेश कह सकते हैं कि तुम लोगों को सबका आना मुझे न्यूसेंस लगती है, मैं अपने पेपर में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मुझे इरिटेशन लगती है, मुझे ऐसा लगता है लाइफ मुश्किल है? मैम मेरे को अभी भी नहीं लग रहा। ओके, मानिक आपका आंसर बेटा? मैम अब कह सकते हैं। गुरनूर आपका आंसर? Yes, ma'am. ये सर नो? Yes, yes. यस, ओके। सो बेटे दिस इज द ईजमेंट राइट, इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन की राइट। अगर कोई काम कॉन्टिन्यूसली पिछले 20 सालों से हो रहा है और 20 साल आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं की, अब 20 साल बाद बाकी लोगों ने, चाहे वो न्यूसेंस ही थी, उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार बना लिया है, अब 20 साल के बाद जपेश मना नहीं कर सकता। पर सेकंड कैटेगरी में जहां पे पापा ने शुरू किया है, बिल्कुल 4-5 साल हुए हैं, अभी उसको 20 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। अब 5 साल, 6 साल, 18 साल, 12 साल, 13 साल, 11 साल, कुछ भी बिलो देन 20 ईयर्स, इस केस में जपेश कभी भी उसको न्यूसेंस डिक्लेयर करके उस राइट को कैंसिल कर सकता है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यस मैम। So to acquire prescription, the right must be openly enjoyed. To acquire prescription, the right must be enjoyed for 20 years. अगर वो 20 ईयर से कोई भी साल कम है तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन की राइट नहीं आती। क्लियर हो गया बेटा? रीड करेंगे प्रिस्क्रिप्शन, जपेश आप ही रीड कर लीजिए बेटा। फर्स्ट डिफेंस इन केस ऑफ न्यूसेंस, प्रिस्क्रिप्शन। The right to do an act which otherwise be a private nuisance may be acquired by prescription. The right to commit a private nuisance may be acquired as an easement if the same has been peacefully and openly enjoyed as an easement and of right without interruption and for a period of 20 years. On the expiry of this 20 years, the nuisance become The legal. nuisance become legalized ab initio as if it has been authorized by a grant of the owner of the servient land from the beginning. The period of 20 years cannot commence to run until the act complained of begins to be nuisance. That basically means you need to have a total period of 20 years. 20 years में कभी भी अगर वो राइट रुक जाती है तो प्रिस्क्रिप्शन की राइट आपकी नहीं बनती। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो जपेश ने एग्जांपल दी थी कि मैम घर के बाहर तो रोड बन रही है, रोड बनने के कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मैं उनको कहूँ, कह सकता हूँ कि दिस इज न्यूसेंस? द आंसर इज नो। घर के बाद रोड बन रही है, रेलवे बन रही है, या सरकारी कोई क्वार्टर बन रहे हैं, या कुछ भी है जहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने अलाउ किया है, आपके घर के बाहर ही एक किसी ने कंपनी खोली है जिस गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है, लाइसेंस दिया है, वहां पे भी आप उसको क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते उसके लाइसेंस मैम को। एक डाउट आया। Clear? हाँ जी बेटा। मैम जैसे भी आपने बोला गवर्नमेंट है, अब कोई फॉर एग्जांपल मेरे साथ में कोई घर ही बन रहा है प्राइवेट, फिर? लाइसेंस यही हुआ है, उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी ना, प्लॉट खरीदा ही होगा। प्लॉट जब खरीदते हैं अच्छा। तो रजिस्ट्री चार्जेस वगैरह सारा कुछ देते हैं, हाँ जी हाँ जी। सरकारी स्टैंप सील लगती है, तो सरकार ने लाइसेंस दिया, ये घर बना लो। प्रॉपर्टीज की ओके। भी नेचर होती है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, कोई शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी होती है, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसके भी लाइसेंस वगैरह मिलते हैं। लॉ में पढ़ोगे ये सारी चीजें आगे जाके। यस मैम। स्टार्ट करेंगे बेटा, गुन्नू रीड कीजिए बेटा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। An act done under the authority of a statute is a complete defense if nuisance is necessarily accidental to what has been authorized by a statute. There is no liability for that under the law of torts. Thus, a railway company authorized to run railway trains on a track is not लायबल। liable if in हाँ, spite. अब इसका एग्जाम, ये क्वेश्चन सुनिए, इसमें फैक्ट सुनिए क्या है। एक रेलवे लाइन निकलती थी, रोज ट्रैक बना हुआ है, रोज ट्रेन निकलती थी। अब ट्रेन आपको पता है जब निकलती होती है तो वो पड़ती होती है, स्पार्क पड़ जाती होती है कई बारी, क्योंकि यस वो मैम। स्पीड से आ रही होती है। तो अब किसी ने अपनी वहां पे, लेट अस सपोज नीचे खेत है साथ में, तो किसी ने अपनी फसल लगाई हुई थी वहां पे, और उसने फसल इकट्ठी करके कहीं एक साइड पे रखी थी। अब जब ट्रेन निकली, ट्रेन के पास भी ना कुछ झाड़ियां सी पड़ी थी, कोई रोल पड़ा है झाड़ियों का। ट्रेन निकली तो धमक से आग जैसी फायर एमिट हुई,
तो वो जो फायर थी वो झाड़ियों ने पकड़ ली, झाड़ियां रोल रोल होके गई, और आपकी जो सारी की सारी वहां पे फील्ड में क्रॉप्स पड़ी हुई थी, ये जो भी आपकी फसल थी उसको उन्होंने पूरा तबाह कर दिया, उसमें आग लग गई। कैन यू सू द रेलवे अथॉरिटीज? नो मैम। नहीं कर सकते ना। यस, दिस इज व्हाट, क्योंकि आप लोगों ने जगह ली है रेलवे, जहाँ पे रेलवे लाइन है, या आपकी पहले की जगह थी, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वहां पे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी क्रॉप प्रोटेक्टेड रहे। आप यहाँ पे ऐसी धमक धुमक तो पड़ सकती है, झाड़ियों में आग भी लग सकती है, इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, इसके लिए आप न्यूसेंस का केस फाइल नहीं कर सकते। क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. मानी क्लियर बेटा? यस मैम। हाँ जी, जपेश रीड करेंगे बेटा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अच्छा, गुरनूर रीड कर रही थी बेटा, आगे भी पढ़ लीजिए। Thus, a railway company authorized to run railway trains on a track is not liable if, in spite of due care, the sparks from the engine set fire to the adjoining property, or the value of adjoining property is depreciated by the noise, vibration, and smoke by the running of trains. क्लियर? तो मैंने आपको इसका एक बेटर एग्जांपल, एक केस भी बता दिया, उसमें भी रेलवे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके जो डिफेंसेस पेपर में आते हैं वो इफेक्चुअल डिफेंसेस आते हैं, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यस, नेक्स्ट टॉपिक मेलिशियस प्रोसेस। नहीं, नोटबुक में आओ बेटा, नोटबुक में आइए। पेज नंबर इज, डेफर्मेशन के बाद पेज नंबर 18। 617। हाँ 18 है, ओके 18 मैम। 18 है। मेरी तो 17 है यहाँ पे, चलो आप 18 पे आ जाओ। न्यूसेंस कौन रीड करेगा? मानिक रीड करोगे? नो, ओके। जपेश रीड कर लो भाई, न्यूसेंस। या मैम। पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यूसेंस वर्ड हम हमारा कहाँ से निकला है, तो याद रखना, वर्ड न्यूसेंस डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड है न्यूरी। न्यूरी, न्यूरी किसी का नाम भी था एक मूवी में, न्यूरी। न्यूरी का मतलब होता है हर्ट करना या इनॉय करना। तो जब भी हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं या किसी को हम इनॉय करते हैं, दैट कंसिडर एज न्यूसेंस। चलिए पढ़िए न्यूसेंस। Nuisance, BNS torts, nuisance, public nuisance, private nuisance, public nuisance to a crime under BNS under section 270, public nuisance, private nuisance is a tort, uncodified law, precede, प्रेसिडेंट्स केस लॉज मिलेंगे इसके ऊपर, अनकोडिफाइड लॉ है। हाँ जी, मतलब जज बेस्ड लॉ है टॉर्ट्स के अंदर। आगे चलिए। Neha was traveling by foot from Phase 2 to Pudha. On that day, rain came and the water accumulated all over the Pudha area. While she was while she was crossing the house number 1110, her foot fell into a pit outside the house and she received fatal injuries. On inquiry, she came to know this pit was dug by inhabitants of house number 110 for their private purpose. Since it was a public road, she filed a case of public nuisance. The court held the inhabitant of a housed a 110 liable and ordered them to pay 25,000 rupees to Neha because of public nuisance and they were sent to jail. यहाँ पे ऐड कर लो, here the compensation was given, here the compensation was given under law of torts, नॉट बीएनएस। ठीक है, तो जो उसको कंपनसेशन मिली है वो कहाँ पे मिली है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर मिली है, नॉट बीएनएस। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कंसेप्ट है हमारा प्राइवेट न्यूसेंस। इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स वी हैव प्राइवेट न्यूसेंस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके, मैं फोटो भी भेज देती हूँ जो मैंने ऐड कराया उस लाइन की। आप आगे पढ़िए प्लीज। He must show special and particular injury to himself beyond the which that which is suffered by the rest of public. Such injury must be direct and not a mere consequential injury, as where one way is obstructed but another is open. The injury must be shown to be of a substantial character, meaning of public nuisance. Unlawful interference with the right बेटा common to general public. इसके अंदर हेडिंग डालिए 1 2 3, ये एसेंशियल्स हैं आपके प्राइवेट न्यूसेंस के। 1 2 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्या है?
प्राइवेट न्यूसेंस के एसेंशियल्स हैं। यस, आगे चलिए। Private हेडिंग nuisance, डाल दो। unlawful interference with use of enjoyment of land. On Noble versus Harrison, the test of private nuisance is a test of reasonableness in accordance with the ordinary wage of mankind living in the society. For example, overhanging branches of the tree on another's land, loud music at night, throwing garbage outside another home, daily nuisances are continuously wrong. ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे चलिए। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द वर्ड न्यूसेंस इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड न्यूरी। ये मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में कई बार इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा न्यूसेंस वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। दैट हैज बीन डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड न्यूरी। न्यूरी का मतलब होता है टू हर्ट और एनॉय। राइट, आगे चलिए बेटा। Nuisance is a कौन होता tort है मेरा? meaning. Nuisance is a tort means an unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it, acts interfering with the comfort, health, or safety. Example: a constant noise, smell, or vibration is a nuisance. डिफेंसेस में हमने कर लिए जो हमारी इफेक्चुअल डिफेंसेस है, जो काफी इफेक्चुअल है। इस केस में हम ले सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इनइफेक्चुअल जिसको हम नहीं मानते ज्यादा, पर ठीक है चल सकते हैं, वो क्या है कि एक्ट तो इसका ही था, इसने ही पहले मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंका था, फिर मुझे रेटिलेट करना पड़ा, मैंने भी फेंक दिया। दूसरा जो मैंने काम किया है वो पब्लिक गुड में किया है, मैंने पूरा रीजनेबल केयर ली थी, प्लेंटिव खुद ही आया न्यूसेंस में। तो कुछ इनइफेक्चुअल डिफेंसेस है, ये हमें पेपर में ज्यादा नहीं पूछते, हमें सिर्फ इफेक्चुअल पूछते हैं। आगे पढ़ लीजिए डिफेंसेस टू न्यूसेंस। Effectual, ineffectual, effectual में preception, प्रिस्क्रिप्शन, statutory authority, prescription में easiness, by easement ईजमेंट required right ईजमेंट to. ईजमेंट राइट। 20 साल बाद अगर आप 20 साल किसी जगह पे कब्जा करके रह लो ना बेटा, तो ट्रू ओनर का भी राइट डिफीट हो जाता है, कब्जे वाली जगह आपको ही मिल जाती है। दिस इज ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब है चाहे मैं उस जगह की मालिक नहीं थी, अब मैंने उसके ऊपर इतने साल कब्जा करके रखा, अब वो जगह कब्जे वाली जगह बन गई और मेरा लीगल राइट वहां पे बन गया। क्लियर, इसको बोलते हैं ईजमेंट। आगे चलिए। Ineffectual nuisance due to act of other public good, reasonable care, plaintiff कमिंग टू न्यूसेंस। defenses to nuisance prescription. The right to commit a private nuisance may be acquired as an easement of right for a period of 20 years. Statutory authority, an act done under the authority of a state statute is a complete defense. Example: railway case, file, fake decision, fake court, new case, malicious prosecution, tort, compensation. बस बस बेटा, क्लियर है बेटा? कोई डाउट है न्यूसेंस में? एनी डाउट इन न्यूसेंस? नो मैम। एनी डाउट इन डेफर्मेशन? मॉर्निंग में एक टॉपिक करवाया था डेफर्मेशन, इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, अब एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसमें तो मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होता होगा। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, शायद उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये किसी ऑथर ने अपनी किताब में लिखी थी ये स्टोरी, तो उस बेसिस पे है ये स्टोरी की पूरी। देयर वाज अ पर्सन, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगे, क्रिमिनल चार्जेस, एंड उसके ऊपर ट्रायल चला। ट्रायल क्या था? मर्डर का ट्रायल था। आफ्टर द ट्रायल उसको कुछ 10 साल की सजा सुनाई गई। अब इस 10 years में क्या हुआ? पहले तो उसके ऊपर 5-6 साल का ट्रायल भी चला, फिर 10 साल की सजा हुई। तो 15 साल में क्या हुआ? सबसे पहले तो उनके नेबर्स ने उनको बुलाना शुरू बंद किया। नंबर 2, जो कभी उनके पास पैसे नहीं होते थे, कहीं से उधार वगैरह मिल जाता था, उधार भी मिलना बंद हो गया। नंबर 3, उनको जॉब से भी निकाल दिया गया कि इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं, बार बार पुलिस आती है, इनको इंक्वायरी चलती रहती है, तो ये पर्सन अच्छा नहीं है, उसको जॉब से निकाल दो। ये उसने पर्सनली सफर किया स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे वक्त बदला, उसकी फैमिली के ऊपर रेपरकशंस दिखना शुरू हो गया। इकोनॉमी, घर की इकोनॉमी पूरी बुरी हालत में चलेगी, को फाइनेंसेस घर में थे नहीं। बच्चे जब स्कूल जाते थे, उनके आधे से ज्यादा दोस्त उनको शनिया अवॉइड करते थे। अगर उनकी वाइफ बच्चों को किसी के घर में छोड़ देती थी, तो वो लोगों ने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके बच्चों की संगत हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। वाइफ भी जहाँ पे जॉब करती थी, तो उनको वहां पे थोड़ा टेढ़ी सी नजर से देखना शुरू हो गया, पर चलो वाइफ ने थोड़ा बहुत जॉब कर करके बच्चों का खर्चा पाल लिया। 15 साल के अंदर अंदर उनकी फैमिली लाइफ पूरी जीरो होगी। उनके बच्चों के ऊपर एक टैग लग गया कि इसके पापा क्रिमिनल हैं।
और उनके जो भी उनको पॉजिटिव लाइफ के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं वो सब इन्होंने देखे हैं। सो वन फाइन डे उनकी सजा खत्म होगी, सो ही वेंट बैक, तो वो किसी और सिटी में एक दिन काम ढूंढने के लिए गए। वेन ही वेंट देयर इन द न्यू सिटी टू फाइंड द वर्क, वो वहां पे एक ईटिंग स्टॉल पे उनको वही पर्सन मिल गया जिसके मर्डर के लिए ही वॉज बिहाइंड द जेल्स एंड वहां पे 15 साल गुजार के आए। स्टोरी समझ आ गई? Yes, ma'am. व्हाट डज Yes, दैट ma'am. मीन? उसी पर्सन का मिलना, कि ऑल द जिंदा है। एविडेंसेस वर फेक, Yes. ऑल द एविडेंसेस वर फेक। जो उन्होंने सजा काटी 15 साल की, वो एक क्या थी, एक बैड टाइम था, वो सारा एक फेक एविडेंस के ऊपर बैठा था, सिस्टम ही पूरा करप्ट है, तो उसके माइंड में ये व्यू पॉइंट बन गया, राइट? Yes. अब क्या करेगा वो? इस केस में क्या हुआ था बेटा, वो जो बुक थी, जो बुक की मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, उस केस में उसने किताब लिखी फिर उस पर्सन ने, जिसके अंदर उसने लिखा जज जो होता है वो भी कई बार गलत होता है। आई थिंक सो। उसका टाइटल भी ऐसा था कि जजेस भी बेगुनाह नहीं होते, कि बाकी लोगों को अगर एविडेंस आ रहा था तो एविडेंस को अप्रिशिएट तो जज ने करना था ना, उसने अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, जिससे मेरी सारी जिंदगी सफर हो रही है। क्लियर हो गया बेटा? फैक्ट समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. इसी तरह का बेटा हमारा ये टॉपिक है मिलीशियस प्रोसिक्यूशन, कि लेट अस सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, उनके ऊपर एक झूठा केस फाइल हो गया है कोर्ट में, और जितने भी एविडेंस लेके आ रहे हैं वो सारा कुछ झूठ 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 आ रहा है। कोर्ट को पहले तो यकीन था, तभी उन्होंने केस एडमिट किया कि केस सच हो सकता है, प्राइमा फेसाई केस बनता है, इनिशियली केस बनता है। पर जैसे जैसे आगे एविडेंस आते रहे आते रहे आते रहे, कोर्ट की जो फाइनल जजमेंट आई, तो जजमेंट में कोर्ट ने लिखा कि मुझे लगता है कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं था, ये जो एविडेंस है इसमें भी टैंपरिंग हुई हुई है, तो एज अ रिजल्ट आई डोंट थिंक सो ये केस बोनाफिडे है। और जज ये जजमेंट देके उस पर्सन को फ्री कर देता है। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. नाउ टेल मी बेटा, व्हाट इज द राइट ऑफ दिस पर्सन जिसके पास वो जजमेंट है, जिसके अंदर उसने लिखा है कि एविडेंस सारे टेम्पर्ड थे, एविडेंस प्रॉपर नहीं थे, दे वर नॉट रेलेवेंट टू द केस। इट सीम्स कि इसको झूठा फंसाने की कोशिश की गई है, इट सीम्स कि ये जो जस्टिस सिस्टम है इसका मिसयूज किया गया है, ऐसी जजमेंट जो जज ने लिखी है उसकी क्या रेलेवेंस रहेगी आपके पास? डेफामेशन का केस करोगे या क्या करोगे? मैम, विद डेफिमेशन हो गया, मेंटल हरासमेंट हो गया, फिजिकल हरासमेंट हो गया, हो गया। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। चीटिंग यहाँ का तो हो बेटा गया। आपके पास एक स्पेसिफिक रेमेडी है, जब भी अब्यूज हो रहा है लीगल प्रोसीडिंग्स का, जब भी इस तरह का आपका प्रोसिक्यूशन मतलब केस चलाया जा रहा है जो मैलिस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, आफ्टर द जजमेंट, जब आपके पास वो जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि ये जो केस था वो पूरा मैलाफिडे था, इसमें कुछ नहीं था, नाउ बेस्ड ऑन द जजमेंट आप एक केस फाइल कर सकते हो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें डेफोमेशन में तो शायद थोड़ी कम कंपनसेशन मिलेगी, जिसके अंदर आप काफी हाई कंपनसेशन मांग सकते हो। उसके अंदर आप ये सारे फैक्टर्स लिखोगे कि पिछले 15 सालों में मेरी फैमिली लाइफ खराब हो गई, पिछले 15 सालों में मेरे बच्चों के ऊपर ऐसे टैग लग गए, हमारे घर में खाना नहीं था, हमारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खराब हो गई, और वो किस लिए हुआ कि तुमने एक झूठा केस फाइल किया था, जिसका एंड में ये रिजल्ट कोर्ट ने भी मान लिया वो केस पूरा का पूरा झूठा था। पर ये जो जिंदगी के 10-15 साल मुझे कोर्टों में धक्के खाने पड़े हैं, या तुमने मेरे ऊपर मैलिस के साथ काम किया, उस केस के लिए तुम मेरे ऊपर कंपनसेशन दो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस मैम। Yes, गुन्नूर ma'am. clear है? अब लेट अस सपोज बेटा मैंने कोई मर्डर देखा है, या मानिक आपने कोई मर्डर देखा है, मानिक ने देखा कि वो मर्डर जो कर रहा है वो पर्सन जपेश है, सब एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। रात के अंधेरे में मानिक ने वो मर्डर देखा था, मानिक को लगा कि वो पर्सन जपेश है जो मर्डर कर रहा है। एक्चुअली वो जपेश नहीं था, वो किसी और ने मर्डर किया था। जपेश बाई चांस जब वहां पे आया तो जपेश ने देखा क्या हुआ है, तो उसने वो चाकू उठाया तो देखा उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो पर्सन जो था उसके सामने दिख रहा है। तो बाई चांस ऑन द स्पॉट वहां पे जपेश आ गया और उधर से मानिक आ गया, मानिक ने उस पर्सन को मर्डर करते देख लिया। अब मानिक ने पुलिस को अपना बयान दे दिया है कि मैंने तो जपेश को जी मर्डर करते देखा है, ही इज द कल्प्रिट एंड ऑल। अब मानिक के ऊपर नहीं, सॉरी, जपेश के ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब मानिक का यहाँ पे कैसा है, मानिक का कंडक्ट कैसा है, मैलाफिडे है या बोनाफिडे है?
Yes, everyone. Bona fide, ma'am. बोना फिडे। मैम बोनो जपेश फिडे हुआ। बोना फिडे हुआ, ठीक है। अब पर मानिक को गलती लगी है ना, मिस्टेक हुई है उससे, पर कंडक्ट बोना फिडे है, तो क्या मानिक के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनेगा आफ्टर द जजमेंट? नो। नो, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनाने के लिए आपको जजमेंट चाहिए फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके अंदर लिखा होना चाहिए कि वो मैलिस के ऊपर बेस्ड था केस। अगर ऐसी जजमेंट नहीं है तो ये केस फॉल नहीं करेगा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। रीड करेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हु विल रीड? गुडनूर बेटा आप रीड कर लो, फर्स्ट टाइम इन टॉट्स। Malicious prosecution means when a former person files a fake case against you and the court, even in its judgment, says it was a false case. Now the innocent person can file an action for the malicious prosecution under torts law and get compensation. Malicious prosecution consists in instituting an unsuccessful criminal or bankruptcy or liquidation proceedings maliciously and without reasonable and probably cause when such prosecution cause actual damage to the party prosecuted. It is a tort for which he can bring an action. ठीक हो गया बेटा? आप किस में से पढ़ रहे थे, नोटबुक में से, बुक में से? Notebook, ma'am. अच्छा, तभी मुझे नहीं मिला। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? Yes, ma'am. इसमें से अब बुक में भी आ जाइए बेटा, 605 पेज पे। 605 रीड कीजिए। मानिक, मानिक को डिस्टरबेंस होगी। जपेश आप रीड करो बेटा 605 पेज। मैम मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, 2 मिनट चार्जिंग पे लगाने हाँ, जा रहा मैंने हूँ। भी चार्जिंग पे लगाया अभी। गुडनूर आप ही रीड करो मैम बेटा, बिल्कुल ही 2 पैराग्राफ रीड करने, कुछ नहीं है। यस। Uh, Malicious prosecution consists in instituting unsuccessful criminal proceedings maliciously and without reasonable and probable cause. When malicious prosecution through criminal proceedings causes actual damage to the party prosecuted, it is a tort of for which he can bring an action. हाँ जी, एसेंशियल्स क्या है? नंबर 1, प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, कि आपने क्या किया है, प्रोसिक्यूट किया है बाय द डिफेंडेंट। दूसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था ही नहीं, आपने ऐसे ही केस फाइल कर दिया। नंबर 3, आपने जो काम किया वो आपने कोई रिवेंज लेना था, कोई आपका मैलिस था दूसरे को फंसाने के लिए, ये प्रूव करना पड़ेगा। देन जो फाइनल डिसीजन कोर्ट का आया वो भी प्लेंटिफ के फेवर में आया, कोर्ट ने भी माना है इस केस में कुछ नहीं था, कोई गवाह नहीं, कोई एविडेंस नहीं, जो एविडेंस भी था वो टेम्पर्ड अप था, कुछ नहीं है इस केस में, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेलिशियस केस किया है। जब आपके पास ये कोर्ट की जजमेंट है, देन यू कैन गो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जाके फिर आप कंपनसेशन का और डैमेजेस मांगोगे, कंपनसेशन का केस करेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. रीड कर लीजिए, 119 रीड करनी बेटा, कुछ नहीं ज्यादा करना। प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, फर्स्ट लाइन कर लीजिए। Prosecution here means a criminal prosecution rather than a civil action. Prosecution means criminal proceeding against a person in a court of law. Proceedings before the police are proceedings anterior to prosecution. A prosecution is there when a criminal charge is made before a judicial officer or a tribunal. In Nagendra Nath Rai ये versus नागेंद्र नाथ राय, जैसे मैंने अभी एग्जांपल जपेश और मानिक वाली ली थी, जहां पे मानिक ने जपेश को देखा, इस तरह की एग्जांपल है। जहां पे कोई थेफ्ट हुआ था, कोई और पर्सन इन्वॉल्व था, रीड कर लीजिए, फैक्ट्स बेटर रहेंगे। रीड कर लीजिए गुरनूर। after a theft had been committed in the defendant's house, he informed the police that he suspected a plaintiff for the same. Thereupon, the plaintiff was arrested by the police but was subsequently discharged by the magistrate. As the final police report showed that there was no evidence connecting the plaintiff with that theft in a suit of malicious prosecution, it was held that it was not maintainable and there was no prosecution at all because mere police proceedings are not the same thing as prosecution. Similarly, when a police officer ऑफिसर, after the making inquiries finds the complaint to be false and files it, there is no prosecution. तो पुलिस वाले भी बोल देते हैं ना कि सर ये झूठा केस है, इन्होंने केस फाइल किया था, हमने सारी इंक्वायरी वगैरह की, इस पर्सन के ऊपर तो ऐसा कोई कंडक्ट है ही नहीं,
तो पुलिस ऑफिसर्स अपना ये रिपोर्ट भी दे देते हैं आए, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे भी हमें पता लग जाता है दिस इज फॉल्स। आगे आगे तो क्लियर ही है, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, और जो हमने किया है वो मैलिस के बेसिस पे किया है जिससे हमारे डैमेजेस हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. You understood No, ma'am. malicious prosecution? Anyone having any doubt in malicious prosecution? No, ma'am. No doubt. अच्छा बेटा, एक मिनट देख लेंगे हमारे टॉट्स में कौन कौन से टॉपिक हो गए अभी। मैम नेग्लिजेंस से पढ़ा इसके बाद? नहीं, दो पढ़े हैं। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट पता लग गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ टॉट? Yes, ma'am. यस मैम, सिविल रॉन्ग बट विदाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या? मैम ये मैंने भी हाँ, पढ़ा इट ही इज अ था कोई सिविल रॉन्ग एमसीक्यू विच इज में। नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ हम्म, ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ जी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, Yes, हो गया ma'am. मैम। vicarious liability. Yes. यस Any मैम। doubts in all these? Any doubts? No, ma'am. Defamation, हो गया. हो गया मैम। nuisance, वो Yes, भी हो गया ma'am. मैम। false imprisonment, और वो भी वो हो वाला गया जो मैम। मॉर्निंग में टॉपिक लिया था ट्रेसपास वाला, ट्रेसपास टू गुड्स, Yes. रॉन्गफुल कंफाइनमेंट ट्रेसपास टू वाला प्रॉपर्टी। हाँ, malicious prosecution। हो गया। बेटा अब आपके दो टॉपिक्स रह गए इसमें, एक रह गया नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में हमने सारा करना है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस भी। और दूसरा टॉपिक हमारा इसके अंदर रह गया है ये वाला, डिफेंसेस ऑन द एक्शन ऑफ टॉर्ट्स। डिफेंसेस में बिल्कुल लास्ट में कराऊंगी, वॉलंटी, नॉन फिट, इंजुरिया, ये सारे डिफेंसेस। तो दो टॉपिक्स हैं, दोनों लंबे टॉपिक्स हैं, और उसके प्लीज बाद कल आपका कर देना मैम, टॉर्ट्स बहुत भूख कंप्लीट लग हो रही है। जाएगा। टॉर्ट्स के साथ मैंने एक टॉपिक कराना है आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो मैम वो भी बेसिकली, है, कहीं मैंने क्वेश्चन रखे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, ये भी कहीं ऐसे आए थे नहीं सारे तो नहीं पेपर करते, में। पीयू के लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, हम उसमें कराते हैं क्लैट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह ज्यादा। और आरटीआई का तो बेटा मैंने चैप्टर 19 में आपको क्वेश्चंस बताए थे कि हाँ वो जी। Yes. चल जाएगा काम। वो वाले तो मैम कर लिए हैं, आरटीआई वाले उसमें से। हाँ, आरटीआई वाले कर लिए ना, उसमें से